नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं जो कहीं न कहीं जुड़ता है आरएसएस जो संघ है उसके प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा दिए गए एक बयान से, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 3 से अधिक बच्चे को पैदा करें। और मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा, जिस पर पूरे देश में देखें तो इस समय घमासान मचा हुआ है। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर पूरा ये मामला क्या है, मोहन भागवत के द्वारा दिया गया जो बयान है वो है क्या, किस संदर्भ में उन्होंने दिया है। इसके अलावा देखेंगे कि जो प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, आखिर वो क्या होती है। क्या भागवत ने पहले भी जनसंख्या के ऊपर ऐसे वक्तव्य दिए थे, उस पर हम बात करेंगे। वर्तमान में भारत की जो प्रजनन दर है आखिर वो क्या है, पिछले 70 वर्षों में देखें तो ये जो प्रजनन दर है कितना इसमें बदलाव आया है। और ये भी देखेंगे कि क्या मौजूदा जो प्रजनन दर है अगर वो और नीचे जाती है तो वो चिंता का सबब है। इसके अलावा अगर हर कपल 3 बच्चे पैदा करने लगे तो इसका क्या प्रभाव होगा। और जो दुनिया में बड़ी आबादी वाले, या कहें जो भारत सबसे बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है, इसके क्या मायने हैं। क्या बड़ी आबादी होना फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायी है। ये सारे विषय हैं जिन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि आखिर टॉपिक क्या है। तो देखिए टॉपिक ये है, 3 से अधिक बच्चों को पैदा करें। मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा, जिस पर पूरे देश में एक तरह से घमासान मचा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है, चर्चा में क्यों है। तो एक न्यूज़ आर्टिकल लेते हैं जिसमें कहा गया कि आरएसएस जो चीफ मोहन भागवत हैं, कॉल्स फॉर 3 चाइल्ड नॉर्म्स टू अवॉइड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। ये बात कही गई है। यहाँ पर जो आरएसएस के चीफ हैं जो मोहन भागवत हैं, बात करें कि आखिर भागवत ने क्या कहा है। तो देखिए रविवार को एक नागपुर के सम्मेलन में जो भागवत हैं उस पूरे सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, और उसी समय मोहन भागवत ने जनसंख्या में जो गिरावट है उससे बचने के लिए 3 बच्चों के नियम का यहाँ पर आह्वान किया। और मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करना इसलिए भी ज़रूरी बताया। उन्होंने ये कहा कि ये सामाजिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या जो स्थिरता है उसकी आवश्यकता पर बल देता है। भागवत ने जनसांख्यिकी विज्ञान का हवाला देते हुए ये भी चिताया और कहा कि 2.1 से कम जो प्रजनन दर वाले जो समाज हैं वो कहीं न कहीं विलुप्त होने की स्थिति में है, क्योंकि समय के साथ जो जनसंख्या के स्तर हैं उसको बनाए रखने की जो आवश्यक है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसी कारण से देखें तो पूरे देश में ये जो मोहन भागवत के द्वारा दिया गया बयान है वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो जनसंख्या है उसमें जो गिरावट है वो एक चिंता का विषय मोहन भागवत ने बताया है। और आधुनिक जो जनसांख्यिकी अध्ययन है उससे ये पता चलता है कि जब किसी भी समुदाय की जो जनसंख्या दर है अगर वो 2.1 है या उससे अगर नीचे गिर जाती है तो उस समाज के विलुप्त होने का खतरा होता है। यही बात कही गई है यहाँ पर मोहन भागवत के द्वारा। आरएसएस से जुड़े साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर जो है उसमें भी इस बात की चर्चा की गई है, चिंता जताई गई है कि किस तरह से जो कम जन्म दर है उसके कारण परिसीमन के दौरान पश्चिम और दक्षिण के जो राज्य हैं वो अनुचित स्थिति में आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आरएसएस की बात करें तो आरएसएस के जो प्रमुख मोहन भागवत हैं उन्होंने भारत की घटती प्रजनन दर पे खास तौर पे चिंता व्यक्त की है। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें गिरावट न आए और इसके लिए जो दंपत्ति हैं, जो कपल्स हैं, वो कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। तो ये बात कही गई है यहाँ पर आरएसएस के जो चीफ हैं उनके द्वारा। और इसी बात पर एक तरह से देखें तो पूरा घमासान मचा हुआ है, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक कपल को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दुनिया का हर छठा जो शख्स है इस समय देखें तो वो भारतीय है। फिर भी आरएसएस के जो चीफ मोहन भागवत हैं उनका ये कहना है कि समाज नष्ट हो इसके लिए सभी को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। भागवत ने 3 बच्चों की बात क्यों कही, इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, इसी पर जुड़ा हुआ आज का ये पूरा हमारा एपिसोड है जिस पे हम चर्चा करेंगे। भागवत ने
परिवारों से कम 3 बच्चा पैदा करने का जो आह्वान है वो मूल रूप से देखें तो इसी आधार पर किया कि 2.1 से कम जो प्रजनन दर है उससे क्या होती है कि जो जनसंख्या गिरावट की समस्या है वो देखने को मिलती है। उन्होंने भारत की जनसंख्या नीति का हवाला देते हुए भी कहा, चूंकि कोई भी अगर बात करें आंशिक जो बच्चे हैं वो पैदा कर सकता है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनसंख्या विज्ञान के अनुसार हमें प्रति परिवार कम से कम 3 बच्चा पैदा करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर मोहन जो भागवत है उन्होंने ये भी दावा किया कि जो जनसंख्या नीति 1998 है, जनसंख्या नीति 1998 और फिर इसके बाद 2002 की जो जनसंख्या नीति है वो बनाई गई थी सरकार के द्वारा। भागवत ने इस नीति में भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस समुदाय या जो समुदाय है उसमें जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं उसमें जो प्रजनन दर है अब वो 2.1 से कम प्रतीत होती है और यही सबसे मूल समस्या है। हालांकि इस टिप्पणी ने पूरे भारत में देखें तो एक राजनीतिक डिबेट या कहें तो जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है उसको भड़का दिया है। खास करके देखें तो बिहार में जहां जनसंख्या नियंत्रण और जाति आधारित जो जनगणना है उसके जो मुद्दे हैं वो राजनीतिक रूप से गरमाए हुए हैं और इसी संदर्भ में जो आलोचक हैं उनका ये भी तर्क है कि भागवत का जो बयान है कहीं न कहीं सरकार के मौजूदा जनसंख्या नियंत्रण जो प्रयास है उसके खिलाफ है। तो ये महत्वपूर्ण बात है और इसी कारण से देखें तो ये पूरा मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। मोहन भागवत के जो बयान है उसके पूरे मामले को हम समझते हैं। देखिए, 1 दिसंबर को नागपुर में कठाले कुल सम्मेलन में राष्ट्रीय जो स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत वो शिरकत करने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने भारतीय कुटुंब और जनसंख्या को लेकर यहाँ पर बयान दिया था और देश की जनसंख्या नीति 1998-2002 में तय की गई थी। इसके मुताबिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। अब कोई इंसान 0.1 पैदा तो नहीं होता है, इसीलिए यह कम से कम 3 होना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। यहाँ पर देखें तो जो चीफ है मोहन भागवत आरएसएस के, उनके द्वारा। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रजनन दर की, कि आखिर ये होता क्या है, जिसको लेकर लगातार मोहन भागवत कह सकते हैं कि अपनी बात रख रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि भारत सरकार ने जो जनसंख्या नीति 1998-2002 में बनाई थी, कहीं ना कहीं उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो प्रजनन दर है अगर वो 2.1 से नीचे होता है तो वो उस समाज के लिए कह सकते हैं कि उसके अस्तित्व पे संकट की बात मानी जाएगी। और इस कारण से देखें तो प्रजनन दर चर्चा का विषय है। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, समाज, समूह की एक जो महिला है वो अपने पूरे जीवन काल में औसतन कितने बच्चे की मां बनती है उसे ही कह सकते हैं कि देश, समाज या समूह की फर्टिलिटी रेट या प्रजनन दर कहते हैं। जैसे यदि भारत की एक महिला पूरे अपने जीवन काल में औसतन 3 बच्चे की मां बनती है तो भारत का जो प्रजनन दर होगा वो कितना माना जाएगा, तो वो माना जाएगा कि जो फर्टिलिटी रेट है वो 3 है। और किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो चक्रवृद्धि दर से बढ़ती है, यानी आगे चलकर बच्चों के बच्चे होंगे। और इसी फार्मूले के मुताबिक अगर किसी देश, किसी समाज, किसी समूह की जो प्रजनन दर है अगर वो 2.1 है, अगर वो जो फर्टिलिटी रेट है अगर वो 2.1 है तो आने वाले समय में उसकी जो मौजूदा आबादी होगी वो नई आबादी से क्या हो जाएगी, प्रतिस्थापित हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, तो वो रिप्लेस हो जाएगी। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगली बात की चर्चा कर लेते हैं कि क्या जो भागवत हैं ये जनसंख्या पर पहले भी इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं वो दे चुके हैं। तो बिल्कुल, अगर हम भागवत की बात करें, जो चीफ है आरएसएस के, ये क्या है कि पहले भी कई सारे जो बयान हैं वो पॉपुलेशन के ऊपर दे चुके हैं। जैसे बात करें अक्टूबर 2022 में भी मोहन भागवत के द्वारा जनसंख्या से जुड़े हुए कई सारे जो मसले हैं उन पर वक्तव्य दिए गए थे। खास तौर पे अक्टूबर 2022 जो विजयादशमी है उस मौके पर भागवत ने कहा था कि जनसंख्या संतुलन पर हमें नज़र बनाए रखनी चाहिए और देश को जनसंख्या नियंत्रण की नीति की ज़रूरत है।
पॉपुलेशन जो पॉलिसी है उसकी आवश्यकता है जो सभी पर बराबरी रूप से लागू होती है, ताकि किसी को भी रियायत न मिले। किसी देश में जो अलग अलग जाति धर्म समुदाय है वहाँ पर जो जनसंख्या है उसमें जो वृद्धि दर है वो लगभग एक समान हो। दुनिया की आशंकाओं से उलट कहा था भागवत ने कि हमने बेहतर किया है और इसे 2 तक हम ले जाएंगे, लेकिन नीचे आना खतरनाक है, ये बात कही गई थी मोहन भागवत के द्वारा। इन्होंने ये कहा था कि जो हमारी फर्टिलिटी रेट है वो कहीं ना कहीं 2 के आसपास है। ये एक प्रशंसनीय विषय है। इसके बाद भी अगर देखें तो वर्ष 2021 में भी मोहन भागवत के द्वारा इसी तरह का जो स्टेटमेंट है वो दिया गया था। उस समय भी वर्ष 2021 में भी विजयादशमी के अवसर पर मोहन भागवत ने कहा था कि साल 1951 में 1951 से लेकर 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि है उसके दर में भारी अंतर के कारण देश की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसमें भारत में देखें तो दूसरे जो पंथ हैं, जो समुदाय हैं, उसके अनुयायियों का जो अनुपात है वो 88% से घटकर अब 83% रह गया है। वहीं मुस्लिम जो जनसंख्या है उसका जो अनुपात है वो 9.8% से बढ़कर उन्होंने कहा था कि ये जो संख्या है, ये दर है जो 14% हो गया, और इसे मोहन भागवत ने चिंता का विषय बताया था और इसी कारण से उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट जारी किया था। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मोहन भागवत ने जनसंख्या से जुड़े हुए मसले पर अपनी बात रखी हो। इससे पहले भी कई सारे कह सकते हैं कि समय पर इन्होंने अपनी बात रखी है। चलिए बात कर लेते हैं कि इस वक्त भारत की जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या है और पिछले 70 वर्षों में ये कितना बदली है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसके जो आंकड़े हैं उनकी अगर माने तो भारत की जो मौजूदा प्रजनन दर है वो कहीं ना कहीं 2 के आसपास है। इसके आसपास इस समय प्रजनन दर है। 2019 में अगर देखें तो यही जो आंकड़ा था वो लगभग 2.1 के आसपास था। ये जो आंकड़ा था 2019 का था। धीरे धीरे ये घटकर देखें तो 2023 में अब क्या है कि और ये कम हो चुका है, और इसी कारण से देखें तो जो मोहन भागवत हैं वो लगातार चिंतित है और ये इस समय देखें तो लगभग 1.9 2023 में था। यूनाइटेड नेशंस की पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक जो 2062 है उसमें भारत की जो आबादी होगी वो लगभग क्या होगी कि 2062 में ये क्या होगी, बढ़कर जो वर्तमान आबादी है उससे अधिक होकर लगभग 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और ये इस समय देखें तो सबसे पीक होगा। 2062 से देखें तो जनवरी के बीच में जो जनसंख्या है उसमें गिरावट शुरू हो जाएगी और 2063 तक, यानी 2062 के बाद जो 2063 आएगा, इस तक ये अनुमान है यूनाइटेड नेशन का कि देश की जो आबादी होगी उसमें लगभग 1.15 की कमी आएगी। ये आंकड़े वहाँ पर यूएन के द्वारा दिए गए हैं और फिर कहा गया है कि जो 2064 में बढ़कर 4.37 लाख होगी। फिर ऐसे ही क्या है कि धीरे धीरे जो आबादी है वो लगातार घटती जाएगी। वहीं 2054 तक भारत की 20 से 64 साल के जो लोगों की जनसंख्या है वो बढ़ती जाएगी, यानी कह सकते हैं कि जो वर्किंग एज है वो लगातार बढ़ता जाएगा। 2080 तक 65 साल से अधिक के उम्र के जो लोग हैं और 18 साल से कम के जो उम्र के लोग हैं उनसे ज़्यादा हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति जब आएगी जब पूरी दुनिया में आबादी 2083 तक बढ़ती रहेगी और फिर इसके बाद देखें तो ये लगभग 1020 करोड़ तक पहुंच जाएगी और इसके बाद ये धीरे धीरे घटने लगेगी। तो इस तरह के क्या है कि बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं यूएन के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करें कि पिछले 64 साल से लगातार घट रही है भारत की जो प्रजनन दर है। इसमें दिखाया गया है जैसे 1950 में ये 5.7 थी, उसके बाद ये 1960 में 5.9 थी, इसके बाद धीरे धीरे 2020 तक आए तो ये जो दर है ये 2.1 दर्शाई गई है। इसके बाद 2023 में देखें तो ये कहीं ना कहीं 1.9 के आसपास पहुंच चुकी है, जो लगभग 2 के आसपास है। प्रजनन दर
खासतौर पे पहले ही हमने बताया कि एक महिला जो औसतन कितने बच्चे को जन्म देती है वो बात इसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो ये हमने देख लिया कि पिछले लगभग 64-70 सालों में जो लगातार जो भारत की प्रजनन दर है वो लगातार कम हो रही है, घट रही है, और वर्तमान में ये कितनी है इस पर हमने चर्चा की। क्या मौजूदा प्रजनन दर से नीचे आना चिंता का सबक है, और अगर हर कपल 3 से अधिक बच्चे पैदा करेगा तो आखिर इसका प्रभाव क्या होगा। तो देखिए, अगर पॉपुलेशन जो एक्सपर्ट्स हैं, जनसंख्या से जुड़े हुए जो मामलों के विषय विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि अगर प्रजनन दर 2.1 से नीचे आता है, जो फर्टिलिटी रेट है ये क्या होता है कि 2.1 से नीचे आता है तो जनसंख्या कम होने लगेगी। और ऐसा जैन और पारसी समुदाय के साथ पहले भी हुआ था, जो इस समय देखें तो एक तरह से ये जो समुदाय है कहीं ना कहीं ये समाज में देखें तो विलुप्त होने की कगार पे है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर लंबे समय तक प्रजनन जो क्षमता है इसमें गिरावट जारी रहती है तो कुल आबादी में काम करने के लायक जो लोगों का हिस्सा होगा वो लगातार क्या होगा, वो घटता रहेगा। और बूढ़े जो लोग हैं उनका जो हिस्सेदारी है, उनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ने लगेगी, और इससे क्या होगा कि जो डिपेंडेंसी रेट है वो क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा। और अगर किसी देश की जो प्रजनन दर है वो कहीं ना कहीं जो 2.1 है तो वो अपनी आबादी को आसानी से कह सकते हैं कि रिप्लेस कर सकता है। और जिन देशों में 2.1 से कम फर्टिलिटी रेट होती है वहाँ जो जनसंख्या है उसकी जो उम्र है वो तेज़ी से बढ़ती है, ये बात कही गई है यूएन के द्वारा। साथ ही जो जनसंख्या है उसमें कमी भी देखने को मिलती है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनके बारे में हमने चर्चा किया। दुनिया का हर 6वां जो इंसान है वो कौन है, अब भारतीय है, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला जो राष्ट्र है अब भारत हो चुका है। दुनिया में 819 करोड़ से ज़्यादा अब लोग हैं, इनमें से करीब 145 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी से जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। भारत के लोगों की औसतन जो हाइट है वो 5.5 फीट मानी गई है। भारत की आबादी की कुल हाइट देखें तो करीब 797 करोड़ फीट यानी करीब 24 लाख किलोमीटर होगी। और ये देखें तो धरती से चाँद की जो दूरी है 3.84 लाख उसके आसपास बैठती है। इसके अलावा देखें तो भारत में 2.4 करोड़ लोग रोजाना ट्रेन से कह सकते हैं सफ़र करते हैं, यानी दुनिया के 175 देशों की आबादी से ज़्यादा लोग भारत में रोजाना ट्रेन में बैठे रहते हैं। भारत में 25% लोग शाकाहारी हैं, यानी करीब 37 करोड़ लोग। दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनके बारे में हमने बात किया। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होना क्या ये फ़ायदेमंद है या फिर ये नुकसान है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके दोनों पहलुओं पर एक एक करके हम बात करेंगे कि जो बड़ी आबादी है वो कितना फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए, इंग्लिश विद्वान थॉमस जो माल्थस हैं उनके मुताबिक बड़े ही महत्वपूर्ण कहें तो पॉपुलेशन से संबंधित कई सारी जो थ्योरियाँ हैं, जो सिद्धांत हैं, वो माल्थस ने प्रतिपादित किए थे। उनके अनुसार देखें तो आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ती है, जो पॉपुलेशन है वो जिस दर से या जितनी तेज़ी से बढ़ती है उसके मुकाबले जो रिसोर्स होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उनका जो उत्पादन है, उसकी जो आपूर्ति है वो बहुत धीमी गति से होती है। ये बात उन्होंने कही थी। और ऐसे में बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, उसके चलते रहने, खाने पीने, यातायात या जो भी आधारभूत संसाधन है, आधारभूत जो संरचना है, कहीं ना कहीं उसकी जो ज़रूरतें हैं वो ठीक से पूरी नहीं हो पाती है। वहीं जो पॉपुलेशन के कारण देखें तो जो प्रदूषण है, जो बेरोजगारी है, ऐसी विभिन्न जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती है। और इसी कारण से 1950 में भारत के हर एक स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो 120 लोग रहते थे, जो 2024 में उतने ही एरिया में देखेंगे तो आजकल 488 लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग पिछले
73 सालों में देखें तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 4 गुना बढ़ी है, जो जनसंख्या घनत्व है वो 4 गुने के दर से बढ़ चुका है। करीब 68.5 हजार किलोमीटर लंबे रेलवे रूट के साथ जो भारत है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका है। इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो भारत में अगर आप किसी भी यात्रा के लिए, सफ़र के लिए अगर रिजर्वेशन कराने जाएं तो आपको टिकट कंफर्म नहीं मिलेगा। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में भारत का जो स्थान है आप देखेंगे 142वां है विश्व में। आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति कहां पर है। भारत सरकार की ओर से हर साल देखें तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए की फूड सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके बावजूद भी भारत 121 देख सकते हैं कि जो हंगर इंडेक्स है तो 121 देशों में क्या है कि 105वें स्थान पे है। यानी भारत में क्या है कि आज भी लोगों को पर्याप्त जो फूड है, जो भोजन है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें तो जो भारत है दुनिया में कुल उत्पादित होने वाला जो दूध है उसका लगभग 25% अपने देश में उत्पादित करता है। यानी मिल्क जो प्रोड्यूसर है उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन दुनिया में जो मिल्क एक्सपोर्ट है उससे संबंधित जो रैंकिंग है उसमें 55वें नंबर पे आता है। दरअसल भारत में ही लगभग 20.3 करोड़ जो मीट्रिक टन दूध है वो कहीं ना कहीं खपत हो जाता है। इस कारण से देखें तो जो बढ़ती हुई आबादी है उसके कारण ज़्यादा जो वाहन है उनका इस्तेमाल होता है। उससे बड़े स्तर पर देखें तो अपने देश में जो प्रदूषण है उसकी समस्या देखने को मिलती है। वहीं लगभग दुनिया के टॉप जो 50 सबसे प्रदूषित शहर है उस लिस्ट में भारत के 42 शहर आते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है इसकी समस्या से भारत में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही है। भारत के हर इलाके में देखें तो नौकरी के बराबर अवसर नहीं है और इसके लिए देखें तो करीब 45 करोड़ जो लोग हैं किसी न किसी तरह माइग्रेशन के शिकार बनते जा रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो आबादी बढ़ने के साथ नौकरी का संकट भी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस तरह से क्या है कि जो बड़ी आबादी है कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक तरफ से देखें तो नुकसान कर रही है। इसके अलावा अगर बात कर ले कि दुनिया में जो बड़ी आबादी है इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो बेनिफिट्स हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादा बच्चा पैदा करने के कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। जैसे दुनिया भर में 25 साल से कम उम्र के हर 5 लोगों में से एक जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं भारतीय है और भारत के 47% लोगों की जो उम्र है कहीं ना कहीं वो 25 वर्ष से कम है। तो इससे ये हो सकता है कि भारत सबसे बड़े स्केल पर सबसे ज़्यादा जो युवा आबादी है, जो यूथ कह सकते हैं कि है, वो भारत बन चुका है, यूथ वाला देश है और ये सबसे बड़ा बाजार तैयार करता है। साथ ही कहे तो जो लेबर फोर्स है उस मामले में भी भारत दुनिया में सबसे पहले पोजीशन पे है और पूरी दुनिया की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें भारतीयों की जो हिस्सेदारी है वो सबसे ज़्यादा है। भारत को अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी जो लाभांश है उस दृष्टिकोण से देखें तो अपने युवाओं के लिए उसी हिसाब से नौकरियां पैदा करनी होगी जैसा कि चीन करके पहले दिखा चुका है। भारत में जो महिलाएं हैं उनको नौकरी की ज़रूरत होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो बच्चों को जन्म देंगी, उसका पालन पोषण करेंगी और वो उनको वक्त देंगी। फिलहाल भारत में देखें तो जो वर्क फोर्स है उसमें जो महिलाओं की भागीदारी है वो 10% से भी कम है और ये अब बढ़ाने की बात कही जा रही है। हालांकि बात करें तो भारत के लिए ज़्यादा जो बच्चे पैदा करने की बात है वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि भारत की जो परिस्थितियां हैं वो इस समय इस कदर नहीं है कि अब जनसंख्या और अगर बढ़ती है तो उससे संबंधित जो भी आवश्यक ज़रूरतें हैं, जो संसाधन है वो उस अनुपात में भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध नहीं है। इस कारण से ये बात कही गई है। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि आखिर जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत हैं आखिर उन्होंने क्यों कहा है, क्यों इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि अब देश के प्रत्येक दंपति, प्रत्येक कपल को 3 से अधिक बच्चे पैदा किए जाने चाहिए। तो ये बात हमने देखी, इस न्यूज़ की चर्चा की, इसके पीछे निहितार्थ क्या है और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न विषय हैं, जो विभिन्न पहलू हैं, उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।